हम लोग कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। इसके कुछ बेसिक डिसिप्लिन्स जो थे वो हमने तकरीबन पढ़ लिए थे। इसमें जो लास्ट जो डिसिप्लिन था जो कि डाटा माइनिंग का, वो हमने लास्ट लेक्चर में उसको स्टार्ट किया था। डाटा माइनिंग करने के बाद हमने जो है कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है वो B2B कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस किया था। अब जो है हम B2B कॉन्टेक्स्ट को ही, बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टेक्स्ट को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने कुछ मॉडल्स डिस्कस करने हैं जिसमें हम लोग अपने कस्टमर्स को, जो कि खुद एक बिज़नेस है, यानी बिज़नेस कस्टमर्स को हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में जो है ना वो क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन सर्टन वेरिएबल्स। हमारे पास दो किस्म के मॉडल्स हैं, दो टाइप्स हैं मॉडल की, जिसकी बेस पे हम लोग अपने कस्टमर्स को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। पहली जो टाइप है यानी वो है मॉडल्स की, वो है बाईवेरिएट मॉडल्स हैं। बाई का मतलब होता है दो। ऐसा ऐसा मॉडल जिसमें आपके दो वेरिएबल्स हैं, यानी दो वेरिएबल्स की बेस पे आप कस्टमर्स को क्लासीफाई करते हैं। और दूसरा जो है वो आपका ट्राई वेरिएट मॉडल है, जिसमें आप तीन वेरिएबल्स के बेस पे जो है ना क्लासीफाई करते हैं। जो पहला बाईवेरिएट मॉडल है वो है बेंसन स्पीरो, उसका पूरा नाम है। इसके अलावा जो स्पीरो एट ऑल, जो यानी मल्टीपल इसमें ऑथर थे जिन्होंने मिलकर ये डिज़ाइन किया। जो बेंसन स्पीरो का जो क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स था, इसमें इसने दो जो है वो वेरिएबल्स की बेस पे क्लासीफाई किया था कस्टमर को। पहला है कॉस्ट टू सर्व, दूसरा है रिसीव्ड प्राइस। इट मीन्स के कस्टमर ने जो आप कस्टमर को जब एक्वायर करते हैं, तो कस्टमर को जब आप सर्व करते हैं, उसको अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो कस्टमर को रिटेन करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। एक तो ये चीज़ है जो कि आप देखते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। दूसरा जो है कि आपको कस्टमर से बेनिफिट क्या मिल रहा है, कस्टमर से कितनी प्राइस, कितना रेवेन्यू आप लोग रिसीव कर रहे हैं। इन दो वेरिएबल्स के कंपैरिजन्स की बेस पे आप जो है कस्टमर्स को चार कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। ऐसे कस्टमर्स जिनसे आप जो है अच्छे रिटर्न्स हासिल करते हैं या अच्छे रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं, और लेकिन उनको सर्व करने की जो कॉस्ट है, यानी कि उसके ऊपर आपका जो खर्चा है वो आपका कम होता है, लो होता है, तो ऐसे कस्टमर्स को हम लोग बोलते हैं वो पैसिव कस्टमर्स हैं। ऐसे कस्टमर्स जिनको सर्व करने की कॉस्ट कम है लेकिन उनको जो आपकी रिसीव प्राइस है वो आपकी हाई है, तो ऐसे कस्टमर्स को हम लोग पैसिव कस्टमर्स बोलते हैं। दूसरी तरफ आ जाए तो आपके पास वो वाले कस्टमर्स हैं जिनको सर्व करने की कॉस्ट भी ज़्यादा है, हाई होती है, और साथ साथ जिनको आप वो करने के लिए जिनकी जो प्राइस जो आप रिसीव करते हैं उनसे, रिसीव करने की जो प्राइस जो रिसीव करते हैं, जो रिटर्न्स आप लोग ऑब्टेन करते हैं, वो भी हाई हैं। तो ऐसे जो कस्टमर्स हैं उस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं कैरेज ट्रेड बोलते हैं ऐसे कस्टमर्स को। अब आ जाते हैं ऐसे कस्टमर जिनको सर्व करने की कास्ट भी लो है और साथ साथ उनसे जो आपकी रिसीव्ड प्राइस है, जो आप लोग रिटर्न्स आप लोगों को मिलते हैं उनसे, वो भी लो हैं। तो ऐसे कस्टमर्स को हम लोग बोलते हैं वो बार्गेन बेसमेंट में आते हैं। और साथ साथ जो है ऐसे कस्टमर जिनको सर्व करने की कॉस्ट आपकी लो है लेकिन साथ साथ उनसे आपका रिसीव जो प्रॉफिट्स हैं, रिसीव प्राइस है, वो भी लो है, ऐसे कस्टमर्स को बार्गेन बेसमेंट बोलते हैं। और ऐसे कस्टमर जिनको सर्व करने की कॉस्ट हाई है लेकिन उनसे आपका जो रिटर्न्स हैं, रिटर्न्स आपको उनसे कम मिलते हैं, उनको हम लोग अग्रेसिव कस्टमर्स बोलते हैं। अब इसमें जो है सबसे ज़्यादा सूटेबल कस्टमर्स हमारे लिए कौन से हैं? सबसे ज़्यादा सूटेबल कस्टमर जो है हमारे लिए वो हैं जिनको सर्व करने की कॉस्ट कम है लेकिन आप उनसे रिटर्न ज़्यादा ऑब्टेन करते हैं। वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कस्टमर्स हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उनसे ज़्यादा रिटर्न हमें मिलते हैं, ओवरऑल हमारी प्रॉफिटेबिलिटी उनसे ज़्यादा होती है। ऐसे कस्टमर्स हैं वो पैसिव कस्टमर्स होते हैं। इनको क्लासीफाई करने का मकसद ये है ताकि हम लोग इनको कन्वर्ट कर सकें बेस्ड ऑन आवर स्ट्रेटजीज़, पैसिव कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकें हम लोग इनको। अच्छा, अब ये डिफरेंट किस्म के कॉस्ट बताइए कि आपकी जो B2B जो मार्केट है उसमें कॉस्ट किस तरह वेरी करती है, यानी किस किस किस्म की कॉस्ट होती है। इसमें डिपेंड करता है कि कुछ प्री सेल कॉस्ट हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हैं, पोस्ट सेल कॉस्ट है, डिफरेंट किस्म की कॉस्ट है कि
ये कॉस्ट जो है कस्टमर टू कस्टमर वेरी करते हैं। अगर हम प्री सेल कॉस्ट की बात करें तो आपकी कस्टमर की सेल से पहले जो मीटिंग होनी है, कस्टमर आपसे कितना दूर या करीब है, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर जो है, आपका डेली का एक्सपेंडिचर TAD जिसे बोलते हैं, वो आपके वो भी वेरी करते हैं। आपके प्रॉस्पेक्टिंग उनको ट्रैक करने के लिए आपने जो जो फिर सैम्पलिंग वगैरह करनी है, या आपने उनको जो कम्युनिकेशन मैसेजेस हैं, आपके जो डिस्काउंट्स वगैरह आप ऑफ़र करते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आपके डिफरेंट किस्म की कॉस्ट हैं। आप लोग अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें, ऑर्डर साइज़ है, सेटअप टाइम है, स्क्रैप टाइम है, कस्टमाइजेशन, ये सारी बड़ी फेमिलियर टर्म्स हैं। आप लोगों ने जो है ये जो है वो इनको देख लीजिएगा कि कौन कौन सी कॉस्ट हैं जो कि एक कस्टमर की और होती हैं, किसी दूसरे कस्टमर की और होती हैं। बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि अगर आपने कैलकुलेट करना है कि कस्टमर की कॉस्ट टू सर्व कितनी है, तो कॉस्ट टू सर्व में आपने उसकी प्री सेल कॉस्ट भी कंसीडर करनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कंसीडर करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट भी कंसीडर करनी है, और सेल के बाद की कॉस्ट भी आपने कंसीडर करनी है। आपने जब आप सारी कॉस्ट को काउंट कर लेंगे तो इसका मतलब है कि जी ये सारी कॉस्ट जो है, फिर ही आपको अंदाज़ा होगा कि जी कस्टमर को सर्व करने की कॉस्ट कितनी है। और इसको जो है आप कंपेयर करेंगे अपने जो रेवेन्यू आप अर्न कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कस्टमर से, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन बेंसन शपीरो बाईवेरिएट मॉडल। जो दूसरा बाईवेरिएट मॉडल है हमारा, दो वेरिएबल्स की बेस वाला, वो है फ्योका का जो मॉडल है। इस फ्योका के मॉडल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यानी कि इसमें उसने अपने मॉडल को, अपने इस एनालिसिस को, ये जो कैटेगरीज हैं इसको दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में से डिवाइड किया है। ये उसका पहला स्टेप है। पहले स्टेप में जो है वो कस्टमर्स को क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंट से मुराद कस्टमर है कि आपका कस्टमर जो है आपके लिए स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ डिफ़िकल्टी इन मैनेजिंग अकाउंट, कि उस कस्टमर को मैनेज करना, उसके साथ रिलेशनशिप मैनेज करना आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट है। इन दो वेरिएबल्स की बेस पे कस्टमर को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ऐसा कस्टमर जो कि स्ट्रेटेजिकली आपके लिए इम्पोर्टेंट है और उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन करना, उससे रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना आपके लिए डिफ़िकल्ट है, तो ऐसे कस्टमर को की डिफ़िकल्ट कहेंगे। और अगर ऐसे कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करना इजी है तो उसको की ईजी कहेंगे। तो ऐसा कस्टमर जो कि स्ट्रेटेजिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना आपके लिए डिफ़िकल्ट है, तो ऐसे कस्टमर को नॉन की डिफ़िकल्ट कहेंगे। और ऐसा कस्टमर जो कि जिसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना आपके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन वो आपके लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए, तो ऐसे कस्टमर को हम लोग नॉन की ईजी कहेंगे। अभी हम जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, अब कस्टमर की स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस चीज़ का अगर आपने आइडिया करना है तो इसमें ये कुछ तीन चार फैक्टर्स हैं जो कि आपको इस चीज़ का आइडिया दे सकते हैं कि कस्टमर आपके लिए स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि कोई वैल्यू या वॉल्यूम ऑफ कस्टमर परचेजेस, कि आपका जो कस्टमर है वो आपसे कितना जो है वो परचेज़ करता है, क्वांटिटी कितनी परचेज़ करता है आपसे, आपके जो प्रोडक्ट्स जो अभी आप उसको सेल कर रहे हैं, इससे भी इम्पोर्टेंस का आइडिया हो सकता है। पोटेंशियल एंड प्रेस्टीज ऑफ कस्टमर, इसमें ये चीज़ है कि जी आपका जो कस्टमर है वो कस्टमर की जो आपके उसकी कितना सोफिस्टिकेटेड है, सोफिस्टिकेशन लेवल कितना है आपके कस्टमर का, कि वो भी आपकी कस्टमर की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को बताता है। कस्टमर मार्केट लीडरशिप, आपका कस्टमर जो कि खुद एक बिजनेसमैन है उसका मार्केट शेयर कितना है, मार्केट शेयर से मुराद को मार्केट लीडर है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, ये चीज़ भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। एंड द थर्ड वन इज़ जनरल डिज़ायरेबिलिटी इन टर्म ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लायर मार्केट, कि आपका जो कस्टमर है वो कितना डाइवर्सिफाइड बिजनेस करता है, ठीक है, आपको दूसरी नई मार्केट तक आपको एक्सेस दिलवा सकता है या नहीं दिलवा सकता, आपके टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट जो है वो करवा सकता है या नहीं करवा सकता। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो बहुत टेक्निकल ऑर्डर, बहुत कम्प्लेक्स किस्म के ऑर्डर जो है ना हमसे बनवाते हैं, लेकिन उनके उनके जब हम कम्प्लेक्स ऑर्डर फुलफ़िल करते हैं, बनाते हैं, तो उनके बनाने में, कम्प्लेक्स ऑर्डर बनाने में हम लोग जो हैं अपने खुद हमारी अपनी काफ़ी लर्निंग होती है, हम नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेते हैं, इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। तो ये चीज़ें भी हैं, चार पांच चीज़ें जो कि मिलके हमारे कस्टमर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को बताती हैं, डिपिक्ट करती हैं।
अब दूसरा जो फैक्टर था जो कि मैंने अभी बताया कि आपके रिलेशनशिप को कस्टमर की जो क्लासिफिकेशन है उसमें हेल्प आपको को क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है, वो है डिफ़िकल्टी इन मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप। वो क्या था? प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स, कि आपसे कितनी किस किस्म की प्रोडक्ट बनवा रहा है। अगर जितनी कम्प्लेक्स और नई प्रोडक्ट आपसे बनवाएगा उतना आपके लिए रिलेशनशिप मैनेज करना मुश्किल होगा। जितनी वो स्टैंडर्ड और इजी प्रोडक्ट आपसे बनवाएगा, रूटीन की बनवाएगा, आपके लिए उतना उस प्रोडक्ट को, उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना आपके लिए इजी होगा। उसके बाद आ जाता है अकाउंट करेक्टरिस्टिक्स, मतलब कस्टमर करेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसके ओवरऑल नीड्स क्या है, कस्टमर का बाइंग बिहेवियर क्या है, उसका बाइंग प्रोसेस क्या है। कुछ के बाइंग प्रोसेस ज़्यादा टेक्निकल होते हैं, कुछ के सिंपल होते हैं। और आपका कस्टमर जो है वो कितने लोगों के साथ जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड किया है, मतलब वो क्या सिर्फ सारा का सारा स्टॉक आपसे भी परचेज़ कर रहा है या वो किसी और से भी परचेज़ कर रहा है, मैंने उसके मल्टीपल सप्लायर हैं। ये चीज़ें भी आपकी कस्टमर के साथ जो डिफ़िकल्टी है रिलेशनशिप की उसको पोर्ट्रे करती हैं। कंपटीशन फॉर द अकाउंट, कि जिस कस्टमर को आप चीज़ें सेल करना चाह रहे हो और कितने आपके कंपाइटर्स हैं जो कि बिज़नेस उस करना चाह रहे हैं, उसको चीज़ें सेल करना चाह रहे हैं उस बिजनेसमैन को। ये 3-4 चीज़ें मिलके जो पर्टिकुलर डिफ़िकल्टी लेवल है उसको पोर्ट्रे करते हैं कि उस कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना कितना डिफ़िकल्ट है। अच्छा, अब जो है वो आपका जो उस फ्योका का जो मॉडल का दूसरा हिस्सा है, अब हमने वो डिस्कस करना है, आगे जाके आपको दिखाता हूँ मैं। उसके जो है ना वो दो बेसिक वेरिएबल्स हैं। एक तो ये है कि आप कस्टमर का जो बिज़नेस है, कस्टमर के बिज़नेस कितना अट्रैक्टिव है, क्योंकि हम B2B मार्केट के मॉडल डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका जो कस्टमर का बिज़नेस है वो कितना अट्रैक्टिव है, एक वेरिएबल तो ये है। दूसरा ये है कि द स्ट्रेंथ ऑफ बायर सेलर रिलेशनशिप, कि आपका उस बंदे के साथ उस कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है। ये दो वेरिएबल जो है मिलके इस चीज़ को टिपिक पोर्ट्रे करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आपका जो था वो कस्टमर है उसके साथ रिलेशनशिप आपका कितना इजी है कितना डिफ़िकल्ट है, की इजी और की डिफ़िकल्ट, जैसे आपने पीछे भी पढ़ा था। अच्छा, अब मॉडल में जाने से पहले कुछ चीज़ें हैं कि कस्टमर का जो बिज़नेस है उसकी अट्रैक्टिवनेस अगर आपने चेक करनी है तो उसमें आपके जो ना 5 किस्म के बेसिक फैक्टर्स हैं। एक मार्केट फैक्टर्स हैं, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, आपके जो कस्टमर की मार्केट में कंपटीशन कितना है, टेक्नोलॉजी के फैक्टर्स हैं, और सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। मार्केट के फैक्टर की बात करें तो आपका कस्टमर जो है जिस सेगमेंट को सर्व कर रहा है उसका साइज़ कितना है, ये भी उसकी बिजनेस की अट्रैक्टिवनेस को शो करता है। उसके बाद कस्टमर का मार्केट शेयर कितना है, कस्टमर का ग्रोथ रेट क्या है, कस्टमर का मार्केट के ऊपर इन्फ्लुएंस क्या है। ये 3-4 फैक्टर थे जो कि मार्केट के रेलिवेंट फैक्टर थे जो कि कस्टमर के बिजनेस की अट्रैक्टिवनेस को शो करते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, कि कस्टमर का प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कस्टमर का एक्सपीरियंस कितना है, कस्टमर का जो है ना वो जिस मार्केट में काम कर रहा है, ठीक है, उस मार्केट में किसी नए सप्लायर का आना कितना इजी या कितना मुश्किल है, और कस्टमर जितनी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है, जितने उसके पास रिसोर्सेस हैं, क्या वो उतनी चीज़ें प्रोड्यूस कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ये जो है ना वो आपके फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स थे जो कि कस्टमर के बिज़नेस की अट्रैक्टिवनेस को शो करते हैं। उसके बाद कंपटीशन बेस्ड कुछ फैक्टर्स हैं। कंपटीशन बेस्ड में कस्टमर्स पोजीशन एंड स्ट्रेंथ एज़ कम्पेयर टू कंपाइटर, कस्टमर की पोजीशन और स्ट्रेंथ क्या है। उसके बाद है कस्टमर्स वल्नरेबिलिटी टू सब्सिट्यूट्स, कस्टमर जो है वो अपने मुतबादल जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे कितना इफेक्ट हो सकता है। और कस्टमर्स लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, के कस्टमर की इंटीग्रेशन कितनी है अपने कस्टमर के साथ, अपने जो है वो जो पार्टनर्स के साथ, अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपस में इंटीग्रेशन कितनी है। ये चीज़ें आपके कस्टमर की कंपटीशन के हवाले से फैक्टर्स आ जाते हैं। अब आ जाते हैं टेक्नोलॉजी रेलिवेंट फैक्टर्स। इसमें आ जाता है कस्टमर्स एबिलिटी टू कोप विद चेंज, कि अगर टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ रहा है तो आपका जो कस्टमर है वो टेक्नोलॉजी के साथ खुद को कितना अपडेट करता है। दूसरा है डेप्थ ऑफ कस्टमर स्किल्स, कि आपका कस्टमर जो है टेक्नोलॉजी की वजह से कितना स्किल्ड है, ये चीज़ भी मैटर करती है। उसके बाद है टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी ना हो, कि आपका कस्टमर जो है जो सी भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है उस टेक्नोलॉजी में उसकी कितनी एक्सपर्टीज़ है। और लेवल ऑफ कस्टमर पेटेंट प्रोटेक्शन, क्या आपका कस्टमर के पास अगर कोई एडवांस सॉफ्टवेयर को टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है तो उसकी जितनी भी वो लीगल जो चीज़ें हैं
वो पेटेंट से किस हद तक प्रोटेक्टेड है। उसके बाद जो पांचवा फैक्टर है आपके पास है सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स। उसमें है कस्टमर्स एबिलिटी टू अडेप्ट एंड फिट, कि अगर कोई पॉलिटिकल चेंज आता है या कोई सोशल चेंज आता है तो आपका कस्टमर किस हद तक उस चेंज के साथ खुद को एडजस्ट कर सकता है। ये 5 बेसिक फैक्टर्स हैं जो कि कस्टमर के बिजनेस की अट्रैक्टिवनेस को शो करते हैं। अब आ जाता है स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर। इसमें है कि जी लेंथ ऑफ रिलेशनशिप के आपका रिलेशनशिप कितना पुराना है। दूसरा द वॉल्यूम और डॉलर वैल्यू ऑफ परचेजेस, के कस्टमर कितना परचेज करता है सेलर से। द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर्स, परसेंटेज ऑफ कस्टमर। अब इसमें यह है बेसिकली कि अगर मैं किसी दूसरे बिजनेस को अपनी चीज़ें सेल कर रहा हूँ तो मेरी जो टोटल सेल है 100 रुपया फॉर एग्जांपल, उस सेल में से जो कस्टमर ए कस्टमर मेरी सेल का कितने परसेंट है। अगर तो 2-4% चीज़ें परचेज कर रहा है, हो सकता है मेरे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन अगर मैं टोटल रेवेन्यू में से 80% 90% चीज़ें एक सिंगल कस्टमर को मैं सेल कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट कस्टमर होगा। ये भी डिपेंड करता है कि मेरी टोटल सेल में से वो पर्टिकुलर जो बायर है वो मेरे से कितनी चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं। पर्सनल फ्रेंडशिप, कि आपके समटाइम होता है कि जो पर्सनल ताल्लुकात हैं वो भी आपके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। कोऑपरेशन इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि अगर जो मैन्युफैक्चरर है जो सेलर है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है तो उसके आपस में जो कस्टमर है वो भी इसमें हेल्प आउट करता है। वो हेल्प कैसे कर सकता है, वो उसको मार्केटिंग रिसर्च कस्टमर नीड्स के बारे में बता सकता है कि जी एंड कंज्यूमर्स की क्या ज़रूरियात हैं। ये चीज़ें भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपको बता सकता है आपका जो कस्टमर है। मैनेजमेंट डिस्टेंस, ठीक है, अब इसमें ये चीज़ आ जाती है कि जी आपके कल्चरल डिफरेंसेस कितने हैं। ये चीज़ भी आपके स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट करती हैं। और जियोग्राफिकल डिस्टेंस कितना है, कि एक आप इधर हो, आपका कस्टमर जो है ना वो फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में, तो अब ये जियोग्राफिकल डिस्टेंस जो है ना इसकी बेस पे आपकी कॉस्ट टू सर्व वो वेरी करेगी, चीज़ें वेरी करेंगी, और जो कि अल्टीमेटली आपके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। ये वाला जो फ्योका का दूसरा मॉडल है, इसमें देखें आपको एक साइड पे कस्टमर की बिजनेस अट्रैक्टिवनेस नज़र आ रही है, दूसरी साइड पे रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ नज़र आ रही है आपको। इसमें आपके पास जो पॉसिबल स्ट्रैटेजीज़ है, अगर तो आपका जो रिलेशनशिप कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग है, कस्टमर का बिजनेस इतना अट्रैक्टिव भी नहीं है, तो फिर भी आप कोशिश करें, क्या करें कि उसके साथ ना होल्ड द पोजीशन। आप जो भी आपने पोजीशन होल्ड की है, जो आपके साथ ताल्लुक़ है, जो स्ट्रैटेजीज आप लोग बना रहे हैं कस्टमर के साथ, वो बनाते जाएं। लेकिन अगर आपका जो कस्टमर है उसके साथ आपका रिलेशनशिप ज़रा मीडियम लेवल का है और कस्टमर का जो बिज़नेस की अट्रैक्टिवनेस जो है वो या तो हाई है या वो जो है वो भी मीडियम है, तो आप क्या करेंगे, आप उस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इम्प्रूव कैसे करेंगे, आप उससे अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है, और अपनी जो अट्रैक्टिवनेस को भी मैक्सिमम करेंगे, कस्टमर को ये चाहिए। और अगर तो रिलेशनशिप आपका मीडियम लेवल का है और कस्टमर का जो बिजनेस है वो इतना अट्रैक्टिव भी नहीं, लो अट्रैक्टिवनेस है, इट मीन्स आप उस कस्टमर को छोड़ दें, क्योंकि वो कस्टमर आपके लिए लॉन्ग रन में सूटेबल नहीं है। और इसी तरह अगर आपका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप भी वीक है और उसके बिज़नेस की अट्रैक्टिवनेस भी वीक है तो उस कस्टमर को छोड़ दें। लेकिन अगर कस्टमर के बिज़नेस की अट्रैक्टिवनेस हाई है या मीडियम है और रिलेशनशिप आपका वीक भी है तो इस रिलेशनशिप को आप ज़रा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आप अपने कस्टमर के साथ अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करें। क्यों? क्योंकि कस्टमर का जो बिज़नेस है वो हाई और मीडियम लेवल की अट्रैक्टिवनेस रखता है। ये फ्योका का दूसरा प्रिंसिपल है कस्टमर के क्लासिफिकेशन के लिए। दूसरी स्टेज है, एक ही मॉडल की दूसरी स्टेज है। अब ये टर्नबुल का एक 3D मॉडल है, ये ट्राई वेरिएट मॉडल है। इसमें 3 वेरिएबल्स जो हैं उनको डिस्कस किया गया है कस्टमर की क्लासिफिकेशन के लिए। अब इसमें आपको ये जो है ना वो तीनों वेरिएबल नज़र आ जाएंगे जो आपने पिछले मॉडल्स में पढ़े हैं। एक तो है कॉस्ट टू सर्व, कस्टमर को सर्व करने की कॉस्ट। दूसरा है नेट प्राइस, नेट प्राइस से मुराद के कस्टमर से आप जितनी प्राइस जितने रेवेन्यूज़ आप लोग जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उससे अर्न कर रहे हैं। और तीसरा है रिलेशनशिप वैल्यू, कि आपका जो रिलेशनशिप है अपने कस्टमर के साथ उसकी वैल्यू जो है वो हाई है या लो है। इस बेस पे आप लोग कस्टमर की क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें आप लोग देखें आपको मल्टीपल किस्म के ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं आपको, कि रिलेशनशिप अगर हाई है तो और कॉस्ट टू सर्व हाई है तो फिर कैसे इसको डील करना है। ये बाज़ाहिर आपको थोड़ा देखने में कम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन आप इन 3 मॉडल्स की बेस पे भी
अपने कस्टमर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं आप लोग। अच्छा, ये कुछ एडिशनल आपके कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के टूल्स हैं, जिसमें स्वॉट एनालिसिस है, पेस्टल एनालिसिस है, वोटर 5 फोर्सेस एनालिसिस और बीसीजी मैट्रिक्स है। इनमें से आप लोगों ने ये 3 तो एटलीस्ट पहले पढ़े होंगे, स्वॉट एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस और बीसीजी मैट्रिक्स। ये आप लोगों ने लास्ट में पहले पढ़े होंगे, इसलिए मैं इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इनकी मैं सिर्फ स्किमिंग करूँगा। मैं स्वॉट एनालिसिस आपको पता है, इससे मुराद है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। बेसिकली करते हैं क्या है कि आप अपने कस्टमर की स्ट्रेंथ देखते हैं, अपने कस्टमर की वीकनेस देखते हैं, अपने कस्टमर्स की अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, अपने कस्टमर के थ्रेट्स देखते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपने जो है ना वो कस्टमर ड्रिवन स्ट्रेटजीज आप लोग जो है ना वो डिवाइस करते हैं। A CRM oriented SWOT analysis would be searching for customer or potential customer that emerge well from analysis. This would be customer that, यानी कि SWOT एनालिसिस करने के बाद आपके लिए जो कस्टमर जो कि आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, वो कौन कौन से कस्टमर होंगे? वो कस्टमर विच पोजेस रेलिवेंट स्ट्रेंथ टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज ओपन टू दैम। वो कस्टमर जो कि अपने स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करेंगे, तो अल्टीमेटली आपका बिजनेस भी फ्लोरिश करेगा। ठीक है, तो एक तो आपको इस तरह के कस्टमर चाहिए। दूसरे वो कस्टमर जो कि अपनी वीकनेस को ओवरकम करते हैं बाय पार्टनरिंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दूसरे इदारों के साथ, दूसरे फर्म्स के साथ पार्टनरशिप करके, उनके साथ जो है ना वेंचर्स करके अपनी वीकनेस को ओवरकम करते हैं। और तीसरा है आर इन्वेस्टिंग इन टर्निंग अराउंड द कंपनीज टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि वो वाले कस्टमर जिनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, उस अपॉर्चुनिटी को कैश करवा के अपने बिजनेस को और अल्टीमेटली इंडस्ट्री को बूस्ट करते हैं, वो भी आपके लिए अच्छे कस्टमर साबित होंगे। आर रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल थ्रेट्स इन देयर करंट मार्केट बाय एक्सप्लॉइटिंग द स्ट्रेंथ फॉर डाइवर्सिफिकेशन, कि अगर उनको किसी किस्म का थ्रेट्स हो मार्केट से आपके कस्टमर को, तो अपने रिसोर्सेज को और अपने स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए वो डाइवर्सिफाई करके उन थ्रेट्स से बच सकते हैं। ये आपके कस्टमर्स का जो स्वॉट एनालिसिस है आपको इस तरीके के कस्टमर आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है। उसके बाद ये पेस्ट एनालिसिस है, बेसिकली पेस्टल एनालिसिस है, PESTEL, पॉलिटिकल फैक्टर्स इन आपका इकोनॉमिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल, और साथ आपका है लीगल फैक्टर्स आ जाते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, डिमांड फॉर इंटरनेशनल एयर ट्रैवल। अच्छा, अब इसमें यह है कि आप ये देखते हैं कि जी जो ओवरऑल एक पॉलिटिकल मूव्स है, पॉलिटिकल मूव्स का आपके कस्टमर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का आपके कस्टमर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सोशल एनवायरनमेंट का आपके कस्टमर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, टेक्नोलॉजी में अगर कुछ चेंज आता है उसका आपके कस्टमर पे क्या इम्पैक्ट आता है, एनवायरमेंटल कंडीशन या इकोलॉजिकल कंडीशन जो है उनके जो कंसर्न है उसका आपके कस्टमर पे क्या इम्पैक्ट आता है, कोई कानून के अंदर कोई चेंजिंग होती है तो उसका आपके कस्टमर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। ये सारे के सारे जो इम्पैक्ट्स आप अपने कस्टमर पे चेक कर रहे हैं, इट मीन्स वो जो कस्टमर पे इम्पैक्ट होना है वो कल को आपके ऊपर भी आना है इम्पैक्ट। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है वहाँ का पेस्टल एनालिसिस जो है ना वो आपने करना है, ताकि आप लोगों को पता हो कि आपका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना सूदमंद रहेगा या नहीं रहेगा। आपने पूरा का पूरा पेस्टल एनालिसिस करना है अपने कस्टमर का। उसके बाद आपकी ये जो 5 फोर्सेस एनालिसिस आ जाता है। ठीक है, ये आपके माइकल पोर्टर ने 5 फोर्सेस बताई थी जो कि किसी भी कस्टमर के ऊपर, किसी भी बिजनेस के ऊपर जो है ना वो इम्पैक्ट करते हैं। अब बेसिकली आपका कस्टमर जो कि खुद एक बिजनेसमैन है, आप उसका ये एनालिसिस करते हैं इन 5 फैक्टर्स के बेस पे। वो 5 फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, मतलब कल को आपकी डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे। वो है जी कंपटीशन विद इन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस इन द मार्केट, कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपटीशन है उसकी जो मूव्स हैं आपके कस्टमर की वो जो है ना परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप जो है वो लकड़ी बेचते हो पेपर बनाने के लिए, तो आपका जो कस्टमर है जिसने लकड़ी आपसे ख़रीदनी है पेपर बनाने के लिए, वो जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है वहाँ पे और भी पेपर मैन्युफैक्चरर होंगे, वहाँ पे पेपर के प्रोड्यूसर होंगे, तो वहाँ पे जित कंपटीशन की क्या स्ट्रैटेजीज़ है, क्या मूव्स हैं जो कि आपके कस्टमर के बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती हैं।
दूसरा जो है कि आपका कस्टमर जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है वहाँ पे कोई नया बिजनेस मैन अगर आना चाहे, ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके कस्टमर के ऊपर, ये चीज़ भी आपने एनालाइज करनी है। तीसरा जो है कंपटीशन फॉर पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट्स, कि जो आपका जो कस्टमर है अगर पेपर बनाता है, तो जो पेपर बनाता है तो उसका उसके ऑल्टरनेटिव्स कौन कौन से अवेलेबल है मार्केट में, और उन ऑल्टरनेटिव्स की बिना पर आपके कस्टमर के बिज़नेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। ये तीसरी चीज़ है जो कि आपके वो कस्टमर के बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट करती है। और चौथी चीज़ है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, कि आपका जो कस्टमर है उसके आगे जो कस्टमर हैं उनकी बार्गेनिंग पावर कितनी है। बार्गेनिंग पावर से मुराद है कि वो अगर उनको किसी एग्रीमेंट करना है उन्होंने, तो उस एग्रीमेंट में ज़्यादा वज़न किसका रहेगा, आपके कस्टमर का या आपके कस्टमर के कस्टमर का। दूसरा है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, कि आपका जो कस्टमर है जो चीज़ें डिफरेंट चीज़ें परचेज़ करता है उसमें से कुछ चीज़ें आपसे भी परचेज़ करता है वो, तो वहाँ पे आपके सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कितनी है, आपके कस्टमर के जो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कितनी है। इन 5 पैरामीटर्स के बेस पे आप अपने कस्टमर्स को एनालाइज करते हैं। इसको बोलते हैं 5 फोर्सेस मॉडल बोलते हैं। माइकल पोर्टर ने ये जो है ना मॉडल डिवाइस किया था। इसके बेस पे आप अपने कस्टमर की जो है ना वो अट्रैक्टिव बिजनेस की अट्रैक्टिवनेस जो है ना वो जज कर सकते हैं। आप अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजीज डिवाइस कर सकते हैं कि आपने कस्टमर के साथ किस किस्म के रिलेशनशिप बिल्ड करने भी हैं या नहीं करने हैं। इसके बाद बीसीजी मैट्रिक्स है। बीसीजी मैट्रिक्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब इसमें आपका रिलेटिव मार्केट शेयर और फ्यूचर मार्केट ग्रोथ, इन दो चीज़ों को देख के आप लोग जो है प्रोडक्ट्स को या बिजनेसेस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे बिजनेस, अब आपने बेसिकली कस्टमर के एंगल में देखना है। आपके ऐसे कस्टमर्स जिनका आगे मार्केट शेयर लो है लेकिन उनका फ्यूचर ब्राइट है, उनकी ग्रोथ रेट उनका फ्यूचर में ज़्यादा होगा, तो ऐसे जो कस्टमर्स हैं उनको हम लोग बोलेंगे वो क्वेश्चन मार्क है। और ऐसे कस्टमर्स जिनका मार्केट शेयर कम है, ठीक है, लेकिन उनका जो उनका मार्केट शेयर कम है लेकिन साथ साथ उनका जो मार्केट फ्यूचर में जो ग्रोथ है वो भी कम है, तो ऐसे बिजनेस को हम लोग बोलते हैं, ऐसे कस्टमर को बोलेंगे डॉग्स, ठीक है। दूसरी तरफ आ जाए तो ऐसे कस्टमर जिनका मार्केट शेयर हाई है और साथ साथ उनके मुस्तकबिल में ग्रोथ भी हाई है, वो मज़ीद ग्रो भी करेंगे, तो ऐसे बिजनेसेस को या ऐसे कस्टमर को हम लोग स्टार्स बोलते हैं। और ऐसे हमारे कस्टमर्स जिनका अभी मार्केट शेयर तो मैक्सिमम है लेकिन मुस्तकबिल में उनकी ग्रोथ आप इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ऐसे बिजनेस को या ऐसे कस्टमर को हम लोग बोलते हैं कैश को। अब इसमें जो है, अब ये सारे जब आप 4 इसकी बेस पर क्लासीफाई कर लेंगे तो आपने स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। स्ट्रेटजीज़ ये हैं कि आप अपने जो डॉग्स हैं, ऐसे कस्टमर जिनका ना अभी कोई हाल है ना मुस्तकबिल आप उनका कोई अच्छा ब्राइट देख रहे हैं, ऐसे कस्टमर को आप जो है ना वो छोड़ दें, वो डॉग्स होंगे उनको छोड़ दें, उनको आप सर्व ना करें क्योंकि उनको सर्व करना आपके लिए महंगा साबित होगा। ऐसे कस्टमर जो कि कैश काउ में है, आप उन पर मज़ीद ख़र्चा ना करें, लेकिन अभी जितना आप उनसे पैसा कमा रहे हैं उनको आप सर्व करते जाएं, ठीक है। और उनसे जो पैसा कमाएंगे वो पैसा आप इन्वेस्ट करें क्वेश्चन मार्क्स में, क्वेश्चन मार्क में इन्वेस्ट करें, यानी कि उनका मार्केट शेयर इंक्रीज़ करें। बेसिकली आपका पर्पस क्या है कि जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को भी स्टार्स में लेके आएँ, क्वेश्चन मार्क्स को भी स्टार्स में लेके आएँ, उनसे भी अपने रेवेन्यू और मार्केट शेयर दोनों को मैक्सिमम करें। और क्वेश्चन मार्क के पास के पे इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, कैश का उससे। ये आपकी बेसिक स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि आप बीसीजी मैट्रिक्स के बेस पे बना सकते हैं।